कुरान का पहला लफ्ज है इकरा यानी पढ़ो। उस वक्त इस्लाम एक रोशनी बन के उभरा। मुसलमान हर क्षेत्र में आगे था, अलजेब्रा से लेकर मेडिसिन तक, केमिस्ट्री से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, यहाँ तक कि ऑप्टिक्स की बुनियादी थ्योरीज मुसलमान विद्वानों ने ही दिया। जिस उम्मत की शुरुआत ही पढ़ो से हुई, उसमें आज सबसे ज़्यादा जहालत क्यों है। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक मुसलमान हर फील्ड में आगे थे। फिरकों में अपनी पहचान ढूंढने लगे हैं। देवबंदी, बरेलवी, बहावी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी इल्म को आगे बढ़ाने के बजाय जलसों और जुलूसों में पैसे उड़ाने में लगे हुए। सोचो, एक वक्त था जब दुनिया का हर रिसर्चर, हर स्कॉलर, हर साइंटिस्ट मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन आज सबसे कम रिसर्च मुसलमान ही करते हैं। आखिर क्यों? क्या हुआ हमारे साथ? एक वक्त था जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। उस वक्त भी एक शहर था जहाँ चांदनी भी इल्म की रोशनी से जलता था, वो था बगदाद। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। आखिर क्यों? वक्त के एक दौर में जब पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, लोग जादू टोना और अंधविश्वास को ही इल्म समझते थे, उस वक्त इस्लाम एक रोशनी बन के उभरा। एक ऐसा रोशनी जिसने लोगों को पढ़ना, सीखना और समझना सिखाया। कुरान का पहला लफ्ज है इकरा यानी पढ़ो, और मुसलमानों ने इसे अपनी ज़िंदगी बना लिया। बगदाद, कायरो, दमस्कस ये सब सिर्फ इबादत के मरकज़ नहीं थे, बल्कि ये इल्म के शहर थे। मुसलमान हर क्षेत्र में आगे था, अलजेब्रा से लेकर मेडिसिन तक, केमिस्ट्री से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, यहाँ तक कि ऑप्टिक्स की बुनियादी थ्योरीज मुसलमान विद्वानों ने ही दिया। दुनिया में आधे से ज़्यादा हिस्से पर मुसलमानों की ही हुकूमत थी। हम दुनिया के सेंटर में थे। लेकिन आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम खुद को अंधेरों में डूबे हुए पाते हैं। कहाँ गया वो रोशनी जो दुनिया को रोशन करती थी? जिस उम्मत की शुरुआत ही पढ़ो से हुई, उसमें आज सबसे ज़्यादा जहालत क्यों है? आखिर हम पीछे क्यों रह गए? कहाँ हमसे गलती हुई और कहाँ हमारे खिलाफ साजिश? आज जब हम टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी और साइंटिफिक खोज की बात करते हैं, तो हमारे जहन में अमेरिका, जापान और फ्रांस ये सब नाम आते हैं। लेकिन एक वक्त था जब बगदाद का नाम लिया जाता था। 750 ईस्वी में जब अब्बासी खिलाफत आई, तो बगदाद को इल्म का मरकज़ बना दिया गया। यहाँ एक लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर था, जिसे बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। यहाँ दुनिया भर की किताबों, पर्शियन, इंडियन, रोमन, इन सब का अरबी में ट्रांसलेशन किया जाता था। यहाँ के स्कॉलर सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि ये रिसर्च करते थे, इनोवेशन करते थे और साइंटिफिक खोज करते थे और नई नई थ्योरीज भी देते थे। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक मुसलमान हर फील्ड में आगे था। मैथमेटिक्स में अल ख्वारिज़मी, जिसने अलजेब्रा दिया, जो कि मॉडर्न साइंस में एल्गोरिदम का बेस बना। अल बिरूनी और उमर खयाम ने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाया। साइंस और मेडिसिन में इब्ने सीना ने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, जिसे 600 सालों तक यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता रहा। अल रज्जी ने केमिस्ट्री और मेडिसिन में नए साइंटिफिक खोज का तरीका निकाला। एस्ट्रोनॉमी में अल-बत्तानी और नसीर अल-दीन अल-तुसी ने प्लैनेट और स्टार्स के मूवमेंट पर रिसर्च किया। इनके काम से ही कोपरनिकस और गैलीलियो इंस्पायर्ड थे। अल-इदरीस ने 1154 ईस्वी में ही दुनिया का सबसे डिटेल्ड मैप बनाया। ये वो पीरियड था जब मुसलमान हर फील्ड में आगे थे। हर रिसर्चर, व्यापारी, हर कोई बगदाद आना चाहता था, क्योंकि वाकई उस वक्त बगदाद सिटी ऑफ पीस था। और सिर्फ बगदाद ही अकेला नहीं, स्पेन में कोर्डोबा, अफ्रीका में कायरो, समरकंद और बुखारा जैसे शहर साइंस, रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर थे। मुसलमान एक सुपर पावर थे। मुसलमानों की डाउनफॉल या उनकी बर्बादी कोई एक दिन में नहीं है, बल्कि यह इंटरनल, एक्सटर्नल और पॉलिटिकल सभी कारणों का मिला जुला रिजल्ट। 1258 में मंगोलों का हमला, हलाकू खान ने बगदाद शहर में हमला किया और ये जो इल्म का शहर था, इसे पूरी तरह से जला दिया। और यहाँ की लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी, उसे दजला नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि दजला नदी का पानी उन किताबों की स्याही से काला हो गया। ये सिर्फ एक शहर का विनाश नहीं था, बल्कि ये इल्म की आज़ादी का कत्ल था। लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसान हम मुसलमानों ने खुद ही अपना किया। वो था हमारी इल्म से दूरी। साइंटिफिक खोज, रिसर्च, इन सब को दुनियावी इल्म कहकर इनसे दूरी बनाना। मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच एक फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक तरफ थे इब्ने सीना, अल फाराबी, इब्न रुश्द, जो कहते कि दीन और अक्ल एक ही मंजिल के दो रास्ते हैं। बल्कि इब्ने सीना ने जब मेडिसिन पे काम किया, तो उन्होंने कहा कि जिसने इंसानी जिस्म को समझ लिया, उसने अल्लाह की कुदरत को समझ लिया। लेकिन दूसरे तरफ थे कुछ कंजर्वेटिव आलिम, जिन्हें लगा कि साइंस और फिलोसफी से अकीदे कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोग अल्लाह की कुदरत पे यकीन करना छोड़ साइंस पे ही यकीन करने लगे। यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है इमाम अल गज़ाली का। उन्होंने अपनी मशहूर किताब तहफ़ुत अल फ़लसिफ़ा में लिखा कि कुछ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के नज़रिया इस्लाम के खिलाफ है।
बेशक इमाम गजाली का मकसद इस्लाम को बचाना रहा होगा, लेकिन इसका असर ये हुआ कि लोग फिलॉसफी और साइंस को शक की नज़र से देखने लगे। और जब यह रुझान बढ़ा तो जिन मदरसों में पहले कुरान और हदीस के साथ साथ बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी ये सब पढ़ाया जाता था, वहाँ अब सिर्फ कुरान की तफसील, इस्लामिक कानून यानी शरीयत, हदीस और अरबिक ग्रामर ही पढ़ाया जाने लगा। हमने साइंस और फिलॉसफी और रिसर्च को दुनियावी तालीम कह के इससे दूरी बना दी। 12वीं सदी के बाद यह फतवा दिया गया कि अब सारे मसले हल हो चुके हैं, अब सब कुछ समझा जा चुका है, अब हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अब नई सोच की ज़रूरत नहीं है। और इस एक फतवे ने मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान किया। बगदाद में मुसलमानों की लिखी किताबों का जब लैटिन ट्रांसलेशन यूरोप पहुंचा तो वहाँ के स्कॉलर्स ने न सिर्फ इसे पढ़ा बल्कि उनसे सीखा और उनके रिसर्च को और आगे बढ़ाया। निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, जोसेफ नाइप्स और लुइस डेगुएरे जिन्होंने कैमरा बनाया, ये सब मुस्लिम स्कॉलर्स से इंस्पायर थे। मुसलमानों की दी हुई थ्योरीज को आगे बढ़ाकर जब यूरोप मैकेनिकल क्लॉक, मैग्नेटिक कंपास, स्टीम इंजन और ना जाने कितने इन्वेंशंस करने में बिजी था, तब हम क्या कर रहे थे? बातों में उलझे हुए थे। हम ये बहस कर रहे थे कि तस्वीरें बनाना हराम है कि हलाल, लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम है कि हलाल। यहाँ तक कि यह बहस होती थी इस एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाया करते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की लड़ाई। जिन किताबों को पढ़कर यूरोप तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा, हम मुसलमानों ने उन्हें दुनियावी इल्म कहकर नकार दिया और नतीजा क्या हुआ? हम बेमतलब और बेफिजुल बहसों में उलझ गए। इसके बाद दौर आता है गुलामी का, जब यूरोपियन ताकतों ने पूरे दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। इस पूरे दौर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस बात पर जोर दिया कि इल्म लोगों से दूर ही रहे। जिन देशों को इन्होंने गुलाम बनाया है वहाँ कोई इंटेलेक्चुअल पैदा ना हो, और लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया कि जिनसे वो सिर्फ गुलाम बनकर रह सके और उनसे कोई सवाल ना करे। एक तो मुसलमानों में पहले से ही फिलॉसफी और साइंस को लेकर डर बैठा हुआ था कि ये हमारी अकीदे को कमज़ोर कर रहा है, और अंग्रेज़ों ने भी ये इंश्योर किया मैथ, बायोलॉजी, मेडिसिन, फिलॉसफी, साइंस ये सब मदरसों से दूर ही रहे। मुसलमान मस्जिद, मदरसे और शिया सुन्नी में उलझे रहे। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो ऑटोमन एम्पायर ने हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया। इस पूरे जंग के दौरान ब्रिटिशर्स ने अरबों को एक आज़ाद मुल्क देने का वादा किया और एम्पायर के खिलाफ भड़का दिया। इससे एम्पायर के अंदर अंदरूनी कमजोरियां बढ़ गई। 1918 में जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो ऑटोमन एम्पायर हार गई और इसके टुकड़े कर दिए गए। इसके इलाकों को ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने आपस में बांट लिया और उन पर एक आर्टिफिशियल बॉर्डर खींच दी। इन्हीं बॉर्डर की वजह से आज तक मिडिल ईस्ट में अशांति है और वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और इन लड़ाइयों में मुसलमान इतने उलझे रहे कि इन्होंने इल्म और तरक्की की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मुसलमान गुमराही के अंधेरों में डूबती चली गई। ये तो हमारी पास्ट की गलतियां थी, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो मुसलमान आज भी इल्म से दूर अंधेरों में डूबे हुए नजर आते हैं। वे फिरकों में बटे हुए हैं। मुसलमानों ने इस्लाम की बुनियादी पैगाम एक उम्मत को भुलाकर फिरकों में अपनी पहचान ढूंढने लगे हैं। देवबंदी, बरेलवी, बहावी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी ये इस्लाम को मजबूत करने के बजाय अपने अपने फिरकों को बचाने में लगे हुए हैं। इल्म को आगे बढ़ाने के बजाय जलसों और जुलूसों में पैसे उड़ाने में लगे हुए हैं। हर महीने जुलूस और महफिलें सजती है, लेकिन रिसर्च सेंटर, मॉडर्न एजुकेशन सेंटर, इन सब की कमी है। हम अपनी तकरीरों में दूसरे फिरके वाले को गालियाँ देने में तो बिजी है, लेकिन साइंस सीखने, टेक्नोलॉजी समझने और इल्म हासिल करने में पीछे है। नतीजा ये हुआ कि जो कौम पहले दुनिया को इल्म और इंसाफ सिखाती थी, वो आज इल्म और इस इंसाफ में सबसे पीछे रह गई है। जिस कौम का आगाज़ इकरा यानी पढ़ो से हुआ था, उस कौम में आज सबसे ज़्यादा जहालत है। यूँ तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इसीलिए पहले मुसलमान हर क्षेत्र में आगे थे, चाहे वो बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो या गवर्नेंस। उस वक्त फ़िरका नहीं था, एक उम्मत थी, एक इस्लाम, एक पैगंबर और एक किताब कुरान के नीचे सब झुके हुए थे। इल्म का चिराग बुझ गया, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ज़रूरत है हमें इसे फिर से जलाने। इल्म और ईमान एक ही रोशनी के दो रंग हैं। जिस दिन मुसलमानों ने इल्म को इबादत समझ लिया, दुनिया फिर से उनकी कदम चूमेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें फिर से इल्म के रास्ते पर चले, तो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने बच्चों को सिखाएं कि इस्लाम सिर्फ रोज़ा और नमाज का दीन नहीं है, बल्कि ये सीखने, सिखाने और समझने का दीन है।